आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल एआई स्टॉक मार्केट एनालिसिस में। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जियो फाइनेंशियल सर्विस के बारे में। जी हाँ, फाइनेंशियल सेक्टर का बहुत ही ज़बरदस्त स्टॉक है और विशेष करके मोटा भाई का। तो जो भी रिलायंस के स्टॉक में इंटरेस्टेड है उन इन्वेस्टर के लिए जियो फाइनेंशियल में एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। साथ में डिस्क्लेमर है, आप कुछ भी करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय विमर्श जरूर कर लें। तो जियो फाइनेंशियल सर्विस में हम लोग अपॉर्चुनिटी देखेंगे कि फ्यूचर में इस स्टॉक में क्या ग्रोथ हो सकता है। और रिलायंस का ये स्टॉक है, तो रिलायंस तो अपने आप में एक जानी मानी कंपनी है। अभी इसकी लिस्टिंग कुछ ही दिनों पहले हुई है और ये एक पंप एंड डंप के बाद ये अपने आईपीओ के प्राइस के आसपास में ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग इसका फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और इस बीच में देखेंगे कि ये स्टॉक का बिहेवियर जब से लिस्टिंग हुआ है उसके बाद में क्या रहा है और फ्यूचर में इसमें क्या हो सकता है। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग इस वीडियो को देखेंगे और कम से कम 6 महीने, साल भर और 5 साल 10 साल के व्यू से देखें तो बहुत बेहतर है। इंटरडे वालों के लिए ये वीडियो नहीं है। तो आशा करता हूँ आप इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। और देर न करते हुए शुरू करते हैं वीडियो। इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो जियो फाइनेंशियल के बारे में हम लोग बात करें तो पहले फंडामेंटल का बेसिक जान लेते हैं, जिसमें मार्केट कैप 1,43,819 करोड़ का है और स्टॉक का करंट पी नियर अबाउट 90 का है, जो कि इंडस्ट्रीज पी 20 से बहुत ज़्यादा दिख रहा है। आरओसी की बात करें तो बहुत कम है, 1.55 और आरओई 1.27। करंट मार्केट प्राइस इसका 226 का है और बुक वैल्यू 216 का है। यहीं बावन वीक हाई की बात करें तो 395 का है और बावन वीक 217, जो कि अभी इसने हाल ही में लगाया है। फेस वैल्यू की बात करें तो 10 का है और कंपनी के ऊपर जो डेप्थ है वो बिल्कुल जीरो है। कंपनी के पास जो कैश है वो 5,132 करोड़ का है। यहीं अगर टॉप से देखें तो लगभग 42% का करेक्शन हो चुका है इस स्टॉक में। तो स्टॉक में करेक्शन होना कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है। अच्छे अच्छे स्टॉक में 50% तक करेक्शन हो चुका है अभी जो मार्केट का सिनेरियो चल रहा है। और जैसे कि हम सभी जानते हैं कि ये स्टॉक अभी हाल ही में लिस्टिंग हुई है इसकी, और अगर हम पिछले एक साल का पी रेशियो देखें तो मीडियम पी इसका जो है लगभग 129 के समथिंग में है और ये अभी 90 के आसपास में ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो इससे हमें एक आइडिया मोटा मोटा लग रहा है कि इस स्टॉक में ठीक ठाक करेक्शन हो गया पिछले एक साल में, मतलब जब से आईपीओ आई है तब से बात कर रहे हैं। इसमें एक नेगेटिव पॉइंट है और 4 पॉजिटिव पॉइंट है। आप इसे रीड कर सकते हैं, मैं रीड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। अभी ये हाल ही में स्टॉक लिस्टिंग हुई है और फाइनेंशियल सेक्टर की ये स्टॉक है और इसमें अभी जो प्लानिंग चल रही है ब्लैक रॉक के साथ इसकी कुछ कोलैबोरेशन हुआ है और आने वाले दिनों में हो सकता है ये स्टॉक ब्रोकरेज क्षेत्र में भी एंट्री करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इस स्टॉक में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। इसमें कुछ पेयर कंपनी है, इसको पहले हम लोग जान लेते हैं। पेयर कंपनी की लिस्ट में 7 कंपनी का नाम है, जिसमें मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग ये तीसरे नंबर की कंपनी है। प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो ये विश्वसनीय नंबर नहीं माना जा सकता है। 6,282.46 का इसका प्रॉफिट ग्रोथ है और शेयर ग्रोथ की बात करें तो 4,036.22 का शेयर ग्रोथ है। तो जी हाँ, ये नंबर अभी इतना ज़्यादा इसलिए दिख रहा है कि ये कंपनी अभी हाल ही में लिस्टेड हुई है, जिसकी वजह से ये हेवी नंबर हमें देखने को मिल रहा है। यही कंपनी की क्वार्टरली रिजल्ट पे अगर नज़र मारते हैं हम लोग तो सेल ग्रोथ देखें तो 2023 जून में 414 करोड़ का था और क्वार्टर 2 की बात करें तो 694 करोड़ था। वहां से ये स्टॉक में क्वार्टर 3 में जो नंबर कंपनी ने पेश किया था 438 करोड़, यानी पिछले क्वार्टर से कंपेयर करें तो लगभग 150 करोड़ का डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। यही ईयर ऑन ईयर कंपेयर करें तो लगभग 25 करोड़ का जंप देखने को मिल रहा है। ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो पिछले क्वार्टर में लगभग 80% का था, जो अभी 71% का है। ईयर ऑन ईयर देखें तो 77 से 71 पे पहुंचा है, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है। और चूंकि ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन डाउन हुआ है, यही इंपॉर्टेंट चीज है कि कंपनी प्रॉफिट क्या निकाल रही है। मेन चीज होता है प्रॉफिट। तो क्वार्टर 2 में अगर हम देखें तो 689 करोड़ था, जो अभी घट के आधे से भी कम हो गया है। और पिछले साल की बात करें तो 394 करोड़ से 395 करोड़, यानी जंप है तो 1 करोड़ का जंप है ईयर ऑन ईयर, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर लगभग 350 करोड़ का डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। यही ईपीएस की बात करें तो ईपीएस जो पिछले क्वार्टर में 1.08 का था वो अभी 0.46 का हो गया है, जो कि पिछले साल भी यही था। तो ईयर ऑन ईयर जंप
कुछ ज़्यादा नहीं दिख रहा है, जिसकी वजह से नंबर एट्रैक्टिव नहीं लग रहा है। यही ईयरली ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन देखें तो 88% से 84 और अब 78, यानी इसमें एक डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। कंपाउंडिंग सेल ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, सीएजीआर एंड रिटर्न ऑन इक्विटी, इसमें एक ही साल का डाटा है, तो इसे कोई कंसिडर करने की जरूरत है नहीं। अभी ये कंपनी हाल ही में लिस्टेड हुई है, तो इसका कुछ बिहेवियर पुराना रिकॉर्ड है नहीं। यही कंपनी के पास जो रिजर्व है 1,30,791 करोड़ रिजर्व है, और लाइबिलिटी जो है कंपनी की 7,078 करोड़ की है। टोटल एसिड्स की बात करें तो कंपनी धीरे धीरे ग्रो कर रही है, लेकिन अगर मार्च वाली क्वार्टर से बात करें, मार्च 2024, तो वहां से कंपनी के टोटल एसिड्स में लगभग 600 करोड़ का डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। अगर मार्च 2023 से कंपेयर करें तो ये, और इस साल ये कम इसलिए देखने को मिल रहा है क्योंकि अभी एक क्वार्टर का रिजल्ट इसमें ऐड नहीं हुआ। अगर वो ऐड होगा तो ईयर ऑन ईयर ये बढ़ जाएगा। तो 114 करोड़ से कंपनी लगभग इस साल जो फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होगा क्वार्टर 4 का, वो जो मैं अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं, ये 150 करोड़ जंप कर जाएगा। टोटल एसेट्स की बात कर रहे हैं। अब हम लोग देख लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर के पास जो होल्डिंग है वो, अगर हम सितंबर 2023 की बात करें तो यहाँ 46.77 था, जो कि बढ़ के दिसंबर 2024 में 47.12 हो गया है, और वो स्टॉक कंटिन्यू स्टेबल है। यहीं एफआई की बात करें तो एफआई कंटिन्यू इसमें सेलिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। जैसा कि सितंबर 2024 में 21.5% स्टेक इनके पास था, जो अभी लगभग 15.5% रह गया है। यहीं अगर डीआई की बात करें तो डीआई बीच में अपना माल बेचे थे सितंबर 2024 तक, लेकिन अब क्वार्टर 3 में इन्होंने लगभग 1% अपना स्टेक बढ़ाया हुआ है। तो इस स्टॉक में अगर बिग प्लेयर अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं तो कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी तो जरूर है। यही पब्लिक की बात करें तो पब्लिक जहां 18% थी सितंबर 2023 में, उनका स्टेक बढ़ते हुआ नजर आ रहा है, और वो 24.61 का हो गया है। अगर पिछले क्वार्टर से बात करें तो लगभग 0.15% का पब्लिक स्टेक में जंप करते हुए नंबर दिख रहा है। तो ये तो हम लोगों ने देखा फंडामेंटल में कुछ खास नहीं है और एट्रैक्टिव नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि कंपनी की हाल ही में लिस्टिंग हुई है। लेकिन इसमें एक प्लस पॉइंट हमें जो देखने को मिला है वो ये देखने को मिल रहा है कि जो इस स्टॉक में करेक्शन हुआ है लगभग 50% का, इसलिए ये स्टॉक अपने चीपर वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है। यहाँ से डाउनफॉल बहुत ही कम चांस बचे हुए हैं, और डाउनफॉल जाने का, अगर यहाँ से और गिरेगा भी स्टॉक तो कितना गिर सकता है, 10%, मे भी 20%, लेकिन इम्पॉसिबल लग रहा है मुझे। अगर अभी करंट मार्केट प्राइस पे मैं खुद अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं, मिनिमम 5 साल के लिए इस स्टॉक को बाई करना चाहता हूं करंट मार्केट प्राइस पे। अगर यहाँ से ये 10 से 20% और डाउनफॉल देखने को मिलता है तो फिर उस कंडीशन में मैं एक्यूमुलेट करने की, यानी एवरेजिंग करने के बारे में विचार कर सकता हूँ। क्योंकि अपने आईपीओ के प्राइस के आसपास में जिस व्यक्ति को आईपीओ में ये स्टॉक हाथ नहीं लगा था, उसके लिए अभी एक अच्छा मौका है। तो ये एक प्लस पॉइंट है, और फाइनेंशियल सेक्टर का ये स्टॉक है, और इस स्टॉक में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, और विशेष करके रिलायंस से जुड़ा हुआ स्टॉक है, तो इसके बारे में कहने की क्या ज़रूरत है। आप चाहे रिलायंस का स्टॉक उठाकर देख ले, लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही बेहतर स्टॉक है। हाँ, रिलायंस के स्टॉक में भी थोड़ा सा करेक्शन रिलायंस में ही नहीं, सभी स्टॉक में देखने को मिल रहा है। उस केस में जियो में भी देखने को मिल रहा है, और ये कोई बड़ी बात नहीं है। अभी निफ्टी जहाँ पे खड़ी है वहां से 5% का और डाउनफॉल मैक्सिमम देखने को मिल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। और उस कंडीशन में अगर जियो फाइनेंशियल 10-15% करेक्ट हो जाए तो ये भी कोई ताजुब की बात नहीं है। हाँ, अपने पास बैकअप प्लान होना चाहिए कि अगर यहाँ से भी ज़्यादा डिस्काउंट में कोई स्टॉक मिल रहा है तो उसमें हम लोग बाइंग कर सकें। और इसी प्लानिंग के साथ मैं अभी इस स्टॉक में विचार कर रहा हूँ कि पोजीशन बनाया जाए, क्योंकि ये कुछ दिनों के बाद, आने वाले दिनों में ये निफ्टी का हिस्सा बन जाएगा, जो कि इसी महीने की बात है। अगर 1 मार्च से ये स्टॉक निफ्टी का हिस्सा बनेगा, और जिसमें जोमेटो भी ऐड है। तो इस स्टॉक में अपॉर्चुनिटी, मतलब आसमान खुला हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये अगर 5 साल के लिए कोई व्यक्ति स्टॉक को होल्ड कर रहा है तो उसके लिए तो कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं। अब अभी तो हम लोगों ने देखा फंडामेंटल, अब हम लोग देख लेते हैं कि इस स्टॉक में बिग प्लेयर क्या कर रहे हैं। क्योंकि मेन चीज होता है बिग प्लेयर कम से कम 6 महीने से साल भर की तो प्लानिंग, मिनिमम की बात कर रहे हैं, इतना तो रखते ही हैं। हो सकता है फ्यूचर में उनका स्टेक और बढ़ता जाए। तो ये लोग कहीं भी एंट्री करते हैं तो शॉर्ट टर्म के लिए नहीं करते, लॉन्ग टर्म के लिए ही एंट्री करते हैं। म्यूचुअल फंड वालों की बात करें तो आइए अब हम लोग देख लेते हैं म्यूचुअल फंड क्या कर रहे हैं इस स्टॉक में। तो जैसे कि हम सभी को देखने को मिल रहा है, अगस्त 2024 में इस स्टॉक में एक अच्छी सेलिंग देखने को हमें मिली थी। उसके बाद सितंबर में बाइंग, अक्टूबर में बाइंग, नवंबर में बाइंग थोड़ी सी कम हुई, लेकिन दिसंबर में ज़बरदस्त बाइंग हुई है, और जनवरी में भी इस स्टॉक में म्यूचुअल फंड की तरफ से बाइंग हो रहा है। तो अगर म्यूचुअल फंड को इस स्टॉक में कुछ पॉजिटिव दिख रहा है और कंटिन्यू वो लोग बाइंग कर रहे हैं, तो फिर हमें किस बात की सोचना है। हाँ, एक ही चीज़ है कि अपना जो प्लानिंग है
वो कम से कम 6 महीने से साल भर का रखना होगा। अगर 5 साल 10 साल का रखते हैं तो बहुत ही बेहतर है। यही सबसे बड़ा सेलर की बात कर ले, जो जनवरी का डाटा है, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप है, जो कि 2,79,43,900 इक्विटी की सेलिंग किया है, जो कि 0.44% है। यही जो सबसे बड़ा बायर है वो इन्वेस्को इंडिया है, जो कि 2,03,18,100 इक्विटी की बाइंग किया है, जो कि परसेंटेज के टर्म पे 0.32% बनता है। तो इस स्टॉक में कंटिन्यू बाइंग हो रही है बिग प्लेयर की तरह से। तो इसी वजह से, और इसका फंडामेंटल बहुत ही स्ट्रांग है और फाइनेंशियल सेक्टर का स्टॉक है। हाँ, ये मेरे को पूरा उम्मीद है कि अगर ये ब्रोकरेज के क्षेत्र में कंपनी एंट्री करती है, और आने वाले दिनों में ऐसा 90% चांस है कि ब्रोकरेज के इंडस्ट्रीज में ये कंपनी अपना कदम रखेगी, और कदम रखेगी तो फिर अच्छे अच्छे जैसे मोतीलाल ओसवाल है, इस तरह की कई कंपनियां हैं जो अभी इस सेक्टर में है। उन सब के लिए एक समस्या तो खड़ी होगी, लेकिन ये नया प्लेयर है तो इसके लिए मार्केट खुला हुआ है, और ये बहुत ही अच्छे बिजनेस करेगी ब्रोकरेज के इंडस्ट्रीज में, अगर स्टॉक मार्केट में एंट्री करती है तो। और 90% चांस है, जैसा कि हम लोग न्यूज के आधार पे बता सकते हैं कि हाँ, ये स्टॉक का प्लानिंग है फ्यूचर में, इस कंपनी का प्लानिंग है फ्यूचर में ब्रोकरेज इंडस्ट्रीज में एंट्री करना। और निफ्टी का जब पार्ट होगा तो फिर इसमें एक अच्छा उछाल देखने को मिलेगा। अब आइए इसके बारे में कुछ टारगेट है जिसे हम लोग देख लेते हैं। जैसा कि हम सभी देख पा रहे हैं, जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड, आज के ट्रेडिंग सेशन में इस स्टॉक में लगभग 1% का डाउनफॉल देखने को मिला है। और वहीं इस स्टॉक का जो टारगेट है, 1 ईयर फोरकास्ट फॉर जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड हैव ए मैक्सिमम एस्टिमेट ऑफ 286 एंड अ मिनिमम एस्टिमेट ऑफ 286। यानी अभी करंट मार्केट प्राइस पे कोई भी व्यक्ति अगर एंट्री करता है इस स्टॉक में, तो यहाँ से लगभग 26.5% गेन के लिए वो पोजीशन बना सकता है, जो कि 286 का टारगेट होगा। 286 का टारगेट अचीव होना है, जो कि अगले 1 साल के लिए एनालिसिस के द्वारा एडवाइस दिया गया है। इस स्टॉक में जो रेटिंग है वो न्यूट्रल है, कोई बाई और सेल का रेटिंग नहीं है, लेकिन स्टॉक फ्यूचर में बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्म करेगा। ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, और मैं अपने एनालिसिस और रिसर्च के दम पे बता रहा हूँ कि ये स्टॉक में अभी बाइंग करने के लिए बहुत ही बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। हाँ, थोड़ा सा बैक सपोर्ट रखना पड़ेगा कि यहाँ से भी अगर थोड़ा सा करेक्शन होता है तो उसमें हमें एवरेजिंग करने में और थोड़ा सा प्राइस, यानी एवरेज प्राइस डाउन होगा। तो आज के इस वीडियो में जियो फाइनेंशियल के बारे में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। एक बार आप लोगों से फिर चलते चलते रिक्वेस्ट है कि यदि चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि इस तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।